हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। यह क्लास जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र एवं जेएसएससी की अदर एग्जाम को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया गया है, जो वस्तुनिष्ठ फॉर्म में उपलब्ध कराई जा रही है। आज झारखंड सीरीज की 13वीं क्लास है, जिसमें झारखंड में हुए क्रांतिकारी आंदोलन और असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न कराए जा रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह झारखंड के साथ साथ बिहार में बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सन 1913 में गिरिडीह में किस क्रांतिकारी ने खंभों पर आमर स्वाधीन भारत नामक पर्चे चिपकाए थे? सन 1913 में गिरिडीह में किस क्रांतिकारी ने खंभों पर आमर स्वाधीन भारत नामक पर्चे चिपकाए थे? देखिए इसका आंसर दोस्त। देखिए इसका आंसर ए, निर्मल चंद्र बनर्जी। निर्मल चंद्र बनर्जी ने गिरिडीह में खंभों पर एक पर्चा चिपकाया था, जिसमें आमर स्वाधीन भारत नाम लिखा हुआ था और आमर स्वाधीन भारत नामक पर्चे चिपकाए थे। ये पर्चे 24 परगना के इंद्रभूषण राय के पुत्र जीवन क्रिस्टो द्वारा गिरिडीह लाया गया था। चूँकि 1912 ईस्वी के पूर्व झारखंड संयुक्त बंगाल का भाग था, अतः बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का यहाँ पर गहरा प्रभाव पड़ा था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्रांतिकारी क्रियाकलापों के प्रसार प्रचार करने के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई? क्रांतिकारी क्रियाकलापों के प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई? देखिए आंसर बताइए। देखिए देवघर। स्वर्ण संघ नामक संस्था की स्थापना देवघर में बारिंद्र कुमार घोष इस संघ के संस्थापक थे। इसे गोल्डन लीग के नाम से भी जाना जाता है। बारिंद्र कुमार घोष अरविंद कुमार घोष के भाई थे। आगे देखते हैं दोस्त। अनुशीलन समिति के संस्थापक बारिंद्र कुमार घोष की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? अनुशीलन समिति के संस्थापक बारिंद्र कुमार घोष की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? देखिए यह देवघर में। आंसर इसका देवघर होगा। बारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के छोटे भाई थे। इन्होंने कलकत्ता में 1908 में, ध्यान रखिएगा 1908 में, ये 1908 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इनके नाना राज नारायण बसु देवघर में रहते थे। इनके नाना जी का नाम था राज नारायण बसु, जो देवघर में रहते थे। अतः प्रारंभिक शिक्षा देवघर से ही इनका स्टार्ट हुआ था। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देवघर में स्थित सिलेर बाड़ी नामक मकान से कब बम बनाने की सामग्री बरामद की गई थी? देवघर में स्थित सिलेर बाड़ी नामक मकान से कब बम बनाने की सामग्री बरामद हुई? देखिए इसका आंसर, ये 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में ही देवघर में शांति कुमार बख्शी द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था, देवघर के एक पहाड़ी पर। और 1915 में ही सिलेर बाड़ी नामक एक मकान से बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई थी। सुकुमार मित्र, बीवी मित्र एवं MN बोस जैसे क्रांतिकारियों का संबंध भी देवघर से ही था। कौन कौन? शिव कुमार मित्र, वीबी मित्र एवं MN बोस जैसे क्रांतिकारियों का संबंध भी देवघर से ही था। ये 1915 इसका आंसर होगा।
सिलेरबाड़ी नामक मकान देवघर में 1915 यहाँ से बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी ने कहाँ पर स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी ने कहाँ पर स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? देखिए दोस्त, इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर न्यूयॉर्क से ही ये टाटा कंपनी में कार्यरत थे। टाटा कंपनी के एम्प्लॉय थे ये, और ये 1908 में ये घोषणा करते हैं। और ये कलकत्ता के गिरीश नाथ मुखर्जी के भाई थे, सिंहभूमि में रहते थे। और ये हुई 1908 में न्यूयॉर्क से ये घोषणा करते हैं कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत मुक्त किया जा सकता है। यहाँ के नौजवानों को ये सिंहभूमि के नौजवानों को ये क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। और ये 1903-4 में ये जापान अमेरिका घूमने गए थे, और वहाँ से ही उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस महाविद्यालय के किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? हजारीबाग स्थित संत कोलंबस महाविद्यालय के किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? देखिए, ये हैं राम विनोद सिंह। हजारीबाग का जतिन बाघा किन्हें कहा जाता है? तो ये राम विनोद सिंह है। ये राम विनोद सिंह संत कोलंबस महाविद्यालय के विद्यार्थी थे, और इन्हीं को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। 14 दिसंबर 1918 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 14 दिसंबर 1918 को इन्हें गिरफ्तार किया गया था। हजारीबाग के छात्रों में इसकी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बजरंग सहाय एवं कृष्ण वल्लभ सहाय जैसे नेताओं ने भी इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया था, निंदा की थी, विरोध किया था। बजरंग सहाय और कृष्ण वल्लभ सहाय जैसे नेताओं ने भी राम विनोद सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया था, और इन्हीं को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन थे? चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन थे? देखिए, ये तरुण शक्ति का संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती। तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल चक्रवर्ती थे। यह चाईबासा से प्रकाशित होता था। इन्हें ब्रिटिश विरोधी प्रकाशन के लिए बंदी बनाया गया था। आनंद कमल चक्रवर्ती को ब्रिटिश विरोधी प्रकाशन के लिए बंदी बनाया गया था। इसमें एक और ऑप्शन है सुरेंद्र कुमार राय। ये भी क्रांतिकारियों को सपोर्ट करते थे। ये ढाका के निवासी थे। ये भी टाटा कंपनी में नौकरी करते थे, और क्रांतिकारियों को ये किसी न किसी रूप में ये मदद करते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा, एट्टा कोन जुग जैसे चर्चित क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे? देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा, एट्टा कोन जुग जैसे चर्चित क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे? देशेर कथा, तिलकेर मुकदमा, एट्टा कोन जुग की पुस्तक के लेखक थे सखा राम गणेश देवस्कर। सखा राम गणेश देवस्कर। ये मूलतः सखा राम गणेश देवस्कर ये मूलतः मराठी थे, लेकिन ये देवघर क्षेत्र में देवघर के कैरो ग्राम में आके बस गए थे। वहाँ ही इनकी मृत्यु हुई थी। देवघर के कैरो ग्राम में रहते थे। इन्होंने हितवाद पत्र का संपादन भी किया। हितवाद पत्र का संपादन भी किया है। हितवाद पत्र का संपादन किया था। उसके बाद देशेर कथा
बहुत ही चर्चित बुक है इनकी देशेर कथा। और ये मूलतः दुर्गादास इन्होंने हितवाद पत्र का संपादन किया था। और इसमें एक ऑप्शन है दिया हुआ दुर्गादास बनर्जी। तो दुर्गादास बनर्जी टाटा कंपनी में कार्यरत थे और इनका भी संबंध क्रांतिकारियों से इनका भी संबंध था दुर्गादास बनर्जी का। कृष्ण बल्लभ सहाय और यदु गोपाल मुखर्जी भी 1931-32 में, यदु गोपाल मुखर्जी और बसावन सिंह 1931-32 में क्रांतिकारियों क्रांतिका 1931-32 में क्रांतिकारी के प्रमुख नेता थे। कृष्ण बल्लभ साहब हजारीबाग से संबंधित ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे, लेकिन ये क्रांतिकारियों का सपोर्ट करते थे। ये मेन लीड के नेता थे ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? देखिए इसका आंसर, देवघर षड्यंत्र केस में कुल 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। देवघर षड्यंत्र केस में कुल 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल ये देवघर षड्यंत्र केस क्या है, अक्टूबर 1927 में वीरेंद्र नाथ बनर्जी नामक एक क्रांतिकारी के घर पे छापा मारा गया था, जहां से पिस्टल, कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए थे। इसे ही देवघर षड्यंत्र केस कहा जाता है। इसमें कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। ध्यान रखिएगा, देवघर षड्यंत्र केस ये पूछ सकता है देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्ति? तो ये 16 व्यक्ति थे। ये किनके मकान से संबंधित थे? वीरेंद्र नाथ बनर्जी के मकान में। ये घटना कब घटी है? तो ये घटना घटी है 16 अक्टूबर 1927 को। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, रोड्डा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के 2 क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास कहाँ के रहने वाले थे? रोड्डा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के 2 क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास कहाँ के रहने वाले थे? देखिए ये इसका आंसर होगा देवघर। अब देखिए ये रोड्डा आर्म्स केस है क्या? ये रोड्डा आर्म्स केस क्या है ये भी देख लीजिए। देखिए ये घटना 26 अगस्त 1914 में कोलकाता में हुई थी। इसमें क्या था कि इसमें अनुशीलन समिति के युगांतर गुट के सदस्यों द्वारा कोलकाता बंदूक डीलर मेसर्स रोड्डा एंड कंपनी से हथियार लूटा गया था। ये कोई कंपनी नहीं था, ये बंदूक के डीलर था। इसका नाम था डीलर में रोड्डा एंड कंपनी। वहीं से ये विदेशी हथियार लूटा गया था अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा। यह घटना घटी थी 26 अगस्त 1914 को, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रोड्डा आर्म्स केस। तो इसमें झारखंड के कौन कौन थे? तो प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराता था? तो देखिए गिरिडीह का व्यक्ति ये मनोरंजन गुहा, इनका नाम मनोरंजन गुहा, ये क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे। इनको ठाकुरदा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ठाकुरदा के नाम से भी जाना जाता है। ठाकुरदा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 3 वर्ष की नज़रबंदी के दौरान अगस्त 1917 में रांची में किस संस्था की बुनियाद डाली थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
ने 3 वर्ष की नज़रबंदी के दौरान अगस्त 1917 में रांची में किस संस्था की नींव बुनियाद डाली थी? देखिए, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए और बी दोनों। ये अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया दोनों की नींव ये रांची में ही डालते हैं। और इसके लिए ये अपने बेलाग प्रेस को बेच देते हैं। अल बेलाग प्रेस इन्हीं का प्रेस है, इसको ये बेच देते हैं। और ये 16 से 19 तक यहाँ नज़रबंद रहते हैं। तो इसी क्रम में इन्होंने अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया नामक एक संस्था की स्थापना किया था। और इस संस्था के लिए पैसा कहाँ जुटाए थे? तो अपने अलबेलाग प्रेस को बेच के। इसका आंसर डी, ए और बी दोनों होगा। देखिए, इसमें क्या हुआ था? अबुल कलाम आज़ाद जो मुस्लिम लीग के राष्ट्रवादी गुट से संबंधित है। अबुल कलाम आज़ाद मुस्लिम लीग के राष्ट्रवादी गुट से संबंधित थे। उन्होंने 1916 में कोलकाता से लाकर रांची में मोहराबादी में रांची के मोहराबादी मैदान में नज़रबंद किया गया था। इस संस्था के लिए उन्होंने अपने अलबिलाग प्रेस बेच दिया था। ये अलबिलाग जो प्रेस था उसको इन्होंने बेच दिया था इसको चलाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष की नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष की नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया? देखिए, इसका आंसर 27 दिसंबर 1919 को। 27 दिसंबर 1919 को इनको 3 वर्ष की नज़रबंदी से मुक्त किया गया। यानी ये 16 से 19 तक ये रहा है। यह कब से? 27 दिसंबर को इन्हें 3 वर्ष की नज़रबंदी से मुक्त किया गया। और मुक्त होने के बाद 3 जनवरी 1920 को ये रांची से पुनः कोलकाता चले गए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हालांकि जब पहली बार गांधी जी वहाँ जाते हैं, रांची जाते हैं, पहली बार जब 1917 में जाते हैं, गांधी जी जाते हैं, तो ये अबुल कलाम आज़ाद इनसे मिलने का परमिशन मांगते हैं। लेकिन अंग्रेज इनको गांधी से मिलने का परमिशन नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। सन 1917 में श्याम कृष्ण सहाय ने महात्मा गांधी को रांची आने का निमंत्रण कहाँ से दिए थे? सन 1917 में श्याम कृष्ण सहाय ने महात्मा गांधी को रांची आने का निमंत्रण कहाँ से दिए थे? देखिए, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जी लंदन से। उस समय श्याम कृष्ण सहाय लंदन में थे और वहीं से इन्होंने महात्मा गांधी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। ये श्याम कृष्ण सहाय किसी काम से वो लंदन गए हुए थे उस समय, और वहीं लंदन से ही इन्होंने महात्मा गांधी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, महात्मा गांधी को रांची आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो श्याम कृष्ण सहाय ने। रांची आने का निमंत्रण किसने दिया था? श्याम कृष्ण सहाय। ये भी बन सकता है क्वेश्चन, श्याम कृष्ण सहाय। कब? तो 1917 में। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अलावा जो भी व्याख्या किया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन यदि इसमें 30 है तो आपको उससे 60, कम से कम 60 क्वेश्चन की जानकारी मिलती है। इसलिए व्याख्या पर भी ध्यान से सुनिएगा। पूरा क्लास की जितनी भी क्वेश्चन की व्याख्या है उसको ध्यान से सुनना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? तो देखिए, बताइए। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड 4 जून 1917 को। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड 4 जून 1917 को आए थे। गांधी जी 4 जून 1917 को मोतिहारी से रांची बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेटे से मिलने पहुंचे थे। और किनके निमंत्रण पहले सबसे पहले किसने दिया था इनको? तो श्याम कृष्ण सहाय दिए थे, लंदन से ही निमंत्रण। तो ये
4 जून 1917 को मोतिहारी से रांची आए और रांची आए थे बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेटे से मिलने के लिए। इस क्रम में श्याम कृष्ण सहाय के पास रुके, श्याम कृष्ण सहाय के मकान में रुके या पास रुके। इसके साथ गांधी जी के साथ उस समय कस्तूरबा रामदास, देवदास गांधी, ब्रजकिशोर प्रसाद आदि भी थे। कुल मिला के यहाँ रांची में लगभग ये 21 दिन तक रुके। इसी क्रम में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के यहाँ रूपरेखा भी तैयार की। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा गांधी जी ने कहाँ तैयार किया? तो रांची में। रांची जिस समय चंपारण सत्याग्रह, यहाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जिस समय चंपारण सत्याग्रह किया जाए, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एडवर्ड गेटे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो उस समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेटे थे। इनके साथ कौन कौन आए थे? कस्तूरबा रामदास और देवदास गांधी और ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह आए थे। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में कुल 21 दिन तक ये रहे थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रांची में रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रांची में रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, ये नेतृत्व करते हैं गुलाब तिवारी नाम एक स्वतंत्रता सेनानी। रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड आंदोलन का रांची में गुलाब तिवारी करते हैं। गुलाब तिवारी इसके मुख्य नेतृत्व करता थे और साथ साथ इनके सहायक थे बारेश्वर सहाय। ये बारेश्वर सहाय भी इनका सहयोगी किए थे। रामदीन पांडे जो थे, ये पलामू जिला स्कूल के शिक्षक थे। इन्होंने 6 विद्यार्थियों के साथ उपवास रखा था। रामदीन पांडे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और रॉलेट एक्ट क्या है? इस रॉलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून। न अपील न दलील। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन गतिविधि बढ़ी थी, तो उसी क्रांतिकारी गतिविधि या भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ा था, उसी स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए ये सर रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इसको सेडिएशन कमेटी कहा जाता है। और इसी कमेटी को रॉलेट, जब ये अधिनियम बन जाता तो इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। ये भी 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचली और के नेतृत्व में लोग उनके गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में जमा हुए थे। और जनरल डायर द्वारा 13 अप्रैल 1919 को ये गोली चलाया गया था, जिसमें हजारों भारतीयों की मौत हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक एवं भागवत पांडे ने कब की थी? पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक एवं भागवत पांडे ने कब की थी? देखिए दोस्त, इसका आंसर, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? बताइए। देखिए, इसका आंसर ए 1919 में। झारखंड में सबसे पहले पलामू में ही जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था 1919 में। ये किसने गठित किए थे? तो ये बिंदेश्वरी पाठक एवं तथा भागवत पांडे दोनों मिल के, बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे दोनों मिल के किए थे 1919 में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उसके बाद 1920 में ये हजारीबाग एवं रांची में, 1920 में हजारीबाग एवं रांची
रांची एवं हजारीबाग में, हजारीबाग में गठित किया गया था, कांग्रेस कमेटी का गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के लोगों से कब गांधी जी कहते हैं कपास बो, चरखा चलाओ, कपड़ा बुनो, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। झारखंड के लोगों से कब गांधी जी कहते हैं कपास बो, चरखा चलाओ, कपड़ा बुनो, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। बताइए। देखिए 1920 में 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यहाँ ही झारखंड से आए लोगों ने गांधी जी से आग्रह किए कि वे झारखंड को आज़ाद घोषित करें। इसी संदर्भ में गांधी जी कहते हैं 1920 में ही गांधी जी कहते हैं कपास बो, चरखा चलाओ, कपड़ा बुनो, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। ये 1920 में, कब? तो 1920 में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-21 में गांधी जी रांची आए तो रांची में कहाँ ठहरे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-21 में गांधी जी जब रांची आए तो कहाँ ठहरे थे? देखिए ये ठहरे थे गांधी जी भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला, भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ये ठहरे थे, भीमराज बंशीधर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता अधिवेशन से लौटने के बाद पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में कपास की खेती करने का निर्णय लिया गया? कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता अधिवेशन से लौटने के बाद पलामू के किस आदिवासी नेता के नेतृत्व में कपास की खेती करने का निर्णय लिया गया? तो देखिए ये थे घनी सिंह खरवार। कौन थे ये? तो घनी सिंह खरवार थे। एक मिनट दोस्तों, ये घनी सिंह खरवार ही थे, सॉरी। एक उसके बाद जब ये निर्णय लिया गया तो जिस दिन निर्णय लिया गया उसी दिन पलामू किला के अहाते में के आसपास क्षेत्रों में हजारों पेड़ों को काट दिया गया और इनको पलामू का राजा घोषित किया गया। घनी सिंह खरवार को पलामू का राजा भी घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिहार छात्र संघ का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रूज की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुआ? बिहार छात्र संघ का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को CF एंड्रूज की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुआ? देखिए इसका आंसर बताइए। देखिए ये डाल्टनगंज में संपन्न हुआ। बिहार छात्र संघ का 15वां शिखर सम्मेलन डाल्टनगंज में संपन्न हुआ और यह जो सम्मेलन हुआ था यह देवकी प्रसाद सिन्हा के प्रयासों से हुआ था। इसमें मजरूल हक, चंद्रवंशी सहाय, कृष्ण प्रसन्न सेन, अब्दुल बारी जी इमाम एवं हसन आरजू जैसे नेता ही भी शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पलामू कांग्रेस के निर्णयानुसार डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई जिसके प्रधानाध्यापक कौन थे? पलामू कांग्रेस के निर्णयानुसार डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई जिसके प्रधानाध्यापक कौन थे? देखिए आंसर इसके है बिंदेश्वरी पाठक। इसके प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक थे। डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई और इसके प्रधानाध्यापक थे बिंदेश्वरी पाठक। आगे चलकर ये रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, लोहरदगा में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई 1921, 20-21-22 के इसी 3 वर्ष में यहाँ रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, लोहरदगा आदि में भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में 6 अक्टूबर 1921 को संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
तो श्रीमती सरला देवी, इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने, यानी बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन की अधिवेशन हजारीबाग में 6 अक्टूबर 1921 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी किए थे। और 15वां बिहार छात्र संघ का 15वां शिखर सम्मेलन डाल्टनगंज में हुआ था, और ये इसकी अध्यक्षता 1920 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे CF एंड्रूज। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? देखिए, ये साहेबगंज वाले क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? देखिए दोस्त, बताइए आंसर। देखिए, इसका आंसर गिरिडीह के सबसे ये थे बाबू बजरंग सहाय। गिरिडीह के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबू बजरंग सहाय थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। ताना भक्तों ने असहयोग आंदोलन में पहली बार कब भाग लिया? ताना भक्तों ने असहयोग आंदोलन में पहली बार कब भाग लिया? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन एक बार जब ताना भगत बता रहे थे, ताना भगत से संबंधित क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी कराया गया था, यहाँ रिपीट हुआ है, इसीलिए इस ध्यान दीजिए, याद कीजिए। देखिए, ताना भगत सबसे पहली बार असहयोग आंदोलन में 1921 में भाग लिए थे। ताना भगत सबसे पहले 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। और ये ताना भगत गांधी जी के अनुसार सब सर्वप्रिय शिष्य ताना भगत, जो गांधी जी के सर्वप्रिय शिष्य थे, क्योंकि ये ताना भगत लोग सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, गांधी जी के पक्का अनुयायी थे, इसलिए गांधी जी का इनको सबसे सर्वप्रिय शिष्य कहा जाता है। ताना भक्तों में शिबू भगत, माया भगत, शुक्ला भगत एवं देविया भगत के नेतृत्व में इन्होंने भाग लिया था। और 1921 में ही जब ये भाग लिए थे 19, तो ब्रिटिश सरकार को ये भूमि कर देना बंद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27। असहयोग आंदोलन में ताना भक्तों के अलावा झारखंड के किस जनजाति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? असहयोग आंदोलन में ताना भक्तों के अलावा झारखंड के किस जनजाति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखिए, पहाड़िया जनजाति ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसमें भी विशेषकर जबरा पहाड़िया, विशेषकर ये जबरा पहाड़िया, ये जबरा पहाड़िया और वो जबरा पहाड़िया अंतर जो है, जबरा पहाड़िया जो जो तिलका मांझी को मूल नाम जबरा पहाड़िया था, लेकिन ये जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी में अंतर है। तिलका मांझी का काल 1800 से पहले था, इनका कार्य 1900 में है। जबरा पहाड़िया ये असहयोग आंदोलन में के नेतृत्व में, जबरा पहाड़िया के नेतृत्व में ही असहयोग आंदोलन में पहाड़िया जनजाति ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। लोहरदगा में असहयोग सभा किस दिन संपन्न हुआ था? लोहरदगा में असहयोग सभा किस दिन संपन्न हुई थी? देखिए, इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर जी है 20 नवंबर 1920 को। 20 नवंबर 1920 को लोहरदगा में असहयोग सभा संपन्न हुआ था। देखिए, एक चीज़ और दोस्तों, ये जबरा पहाड़ी को ये असहयोग आंदोलन में सपोर्ट करने के कारण जबरा पहाड़ी को गिरफ्तार किया गया था और 1 महीना का कैद किया गया था। और इसमें 1 महीना का सश्रम कारावास, इनके घर को जब्त कर लिया गया था। जबरा पहाड़िया के घर को भी जब्त कर लिया गया था। आगे देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में कौन सा नेता अपने साथियों के साथ शामिल हुए थे?
1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में कौन सा ये हो नेता अपने साथियों के साथ शामिल हुए थे? देखिए दोस्तों, ये गुरुचरण हो ये थे। गुरुचरण हो ही थे जो 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? CR दास। लेकिन CR दास के जेल में होने के कारण इनकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन। 1923 में जब प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए? 1923 में जब प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन चुने गए थे? देखिए, ये चुने गए कृष्ण वल्लभ सहाय। स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में 1923 में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में कृष्ण वल्लभ सहाय चुने गए थे। अब देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। दरअसल जब 12 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को जब चौरा चौरी में घटना माने किसानों द्वारा थानों पर को आग लगाया गया, तो जिसमें 21 पुलिसकर्मी मरे थे, तो उसी घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। और इसी कारण से कांग्रेस के कुछ नेता जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं ने प्रांतीय सभा में प्रवेश के मुद्दे पे कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। और इनका उद्देश्य था कि हम सरकार में प्रवेश करके सरकार के कार्यों का विधायिका में प्रवेश करके विधायिका के कार्यों का विरोध करेंगे। और इसी संदर्भ में ये स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आए थे कृष्ण वल्लभ सहाय। इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। और एक बार और दोस्तों, यदि ये मेरा क्लास आपको पसंद आया हो, हालांकि थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती है, लेकिन मैं अपने तरफ से बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। सुधार भी धीरे धीरे हो रहा है। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। जय हिंद, जय भारत।